महिमा की नई नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में आई थी। उसका ससुराल दूसरी मंजिल पर रहा करता था। शाम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई और वो अपने कमरे में सोने के लिए गई तो थोड़ी ही देर में उसका गर्मी से बुरा हाल हो गया। उसने अपने पति प्रदीप से कहा, अजी यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सो पाते हो? महिमा तुम अभी नई आई हो ना, और तुम्हें गांव में रहने की आदत थी, इसलिए तुम्हें शहर में एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मुझे तो खुले में सोने की आदत है। ठंडी ठंडी हवा जब तक शरीर पर ना पड़े मुझे तो नींद ही नहीं आती। और आपका पंखा भी तो कितना ज्यादा शोर करके चल रहा है। अभी अभी के लिए सोचो महिमा, सुबह देखते हैं कि हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसे ही महिमा किसी तरह अपना पहला दिन तो निकाल लेती है। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई करने के लिए पड़ोस की कई सारी औरतें आती हैं और उसमें सुमित्रा भी थी। सुमित्रा बहू का चेहरा देखती है और तुरंत ही बोलती है, क्या बात है बहू, तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा सूजी हुई हैं। रात भर सोई नहीं हो क्या तुम? अब आपसे क्या छुपाना आंटी की रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी कमरे में, और अभी इनका पंखा भी तो बहुत धीरे चलता है। सभी औरतें बैठी हुई थी और ऐसे में सुमित्रा ने अपने घर की तारीफ करने के लिए महिमा से झूठ बोल दिया। इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? तुम हमारे मोहल्ले की बहू हो तो मेरी भी तो बहू हुई ना। तुम मेरे घर की छत पर सोने के लिए आ जाना। और तुम्हें अकेले सोने के लिए क्यों आओगी? अपनी सास आशा और पति और जिसको भी चाहे उसको मेरी छत पर सोने के लिए ले आना। मेरा घर तो 5 मंजिल बना हुआ है और 5वीं मंजिल पर बहुत अच्छी हवा आती है। जहाँ सुमित्रा ने ये बोला था और सोचा था कि महिमा सामने से मना करेगी, वही महिमा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब से हम आप ही के पास सोने के लिए आ जाएंगे। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस फिर क्या था, अब रोज ही महिमा और उसका पूरा परिवार उठकर सुमित्रा के घर पर सोने के लिए चला जाया करता। सुमित्रा भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जिस वजह से सुमित्रा की नींद पूरी नहीं होती थी। एक दिन सुमित्रा की बहू नेहा उसे चाय देती है और कहती है, माँ जी आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा सूजी हुई है, आपको ढंग से नींद नहीं आई है क्या? तू ही बता बहू, ये महिमा का ससुराल तो पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल है। पूरा परिवार उठकर यहाँ पर सोने के लिए आ जाता है और सोचता भी नहीं है कि हमारे लिए भी तो जगह नहीं बचती। इसमें क्या बात है माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप महिमा के पति को सलाह दे दीजिए कि महिमा के लिए कूलर खरीद कर ले आए। कूलर में तो ठंडी हवा आएगी और फिर उन्हें यहाँ पर आकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा जानबूझकर गली के चक्कर लगा रही थी ताकि वो महिमा के पति से टकरा जाए। महिमा का पति जैसे ही उसे देखता है तो फिर वो कहती है, कैसा है प्रदीप, आज रात को भी छत पर सोने के लिए अपने परिवार के साथ में आएगा क्या? आंटी अब तो मुझे भी छत पर सोने की आदत पड़ गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन महिमा बेचारी को इस तरह से सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोल रही थी कि मुझे तो मेरे पति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, इसीलिए मैंने सोचा कि तुझे अकेले में समझाऊं ये सब चीजों के बारे में। तो क्या करूं आंटी, आप ही बताइए, उसे गर्मी लगती है कमरे के अंदर। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, तू उसके लिए कूलर खरीद ले, फिर तो कमरा ठंडा रहेगा। और तेरी माँ को भी हाई बीपी की दिक्कत है, उसे भी आराम मिलेगा। अब प्रदीप यही करता है, वो एक कूलर खरीद कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा अपनी बहू नेहा के साथ छत पर बिस्तर लगा रही थी और उसने काफी खुले खुले बिस्तर लगाए थे। तभी नेहा कहती है, माँ जी इतने खुले खुले बिस्तर क्यों लगा रही हो? अभी पड़ोसन का परिवार भी तो छत पर सोने के लिए आएगा, उनके लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। उनकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कर नेहा, मैंने उन लोगों का इंतजाम कर दिया है। प्रदीप को बोल दिया है कि उसकी पत्नी उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती है और उसके लिए कूलर खरीद ले। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप कूलर लेकर आ जाता है और उसे कूलर के साथ आते हुए देखकर आशा बोलती है, बेटा 2-3 महीने की गर्मी होती है और उसके बाद तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। जब सुमित्रा अपनी छत पर सोने के लिए इजाजत दे रही थी तो तुझे कूलर लाने की क्या जरूरत थी? माँ आप नहीं समझती, महिमा हमारे बारे में क्या सोचेगी? जब वो गांव अपने मायके रहने के लिए जाएगी तो क्या बोलेगी कि उसे पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल मिला है? अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं कूलर लेकर आ गया। अब ऐसा ही होता है। प्रदीप थोड़ी देर में कूलर चालू कर देता है, पूरा घर ठंडा हो जाता है। महिमा भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे खुले आसमान के नीचे चांद सितारे देखते हुए सोने की आदत थी। वही पूरा परिवार सो चुका था। थोड़ी ही देर में लाइट चली जाती है और महिमा उठकर बैठ जाती है और कहती है, लगता है सुमित्रा आंटी के घर में चलते हैं सोने के लिए। देखो तो लाइट चली गई है, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ महिमा बहू, नींद तो मेरी भी टूट गई गर्मी की वजह से। चलो सुमित्रा से थोड़े गप्पे लड़ाएंगे तो तुरंत ही नींद आ जाएगी। अब सारे बिस्तर उठाते हैं। वहीं सुमित्रा आराम से पैर फैलाकर सोई हुई थी। वो जैसे ही सामने 3 अनजान परछाई देखती है तो तुरंत ही डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, भूत 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 भूत। आंटी जी हम हैं, भूत नहीं है। दरअसल कूलर बंद हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए हम यहाँ पर सोने के लिए आ गए।
हमने सोचा आप भी तो हमें याद कर रही होंगी ना। दूसरी तरफ नेहा, जिसका लगाव थोड़ा सा महिमा की तरफ बढ़ गया था, उसे सच में महिमा के बिना नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह अगले दिन भी सुमित्रा की आंखें सूजी हुई होती हैं, लेकिन वो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लेती है। अगले दिन सुमित्रा बिना कोई मेहनत किए छत पर आशा का इंतजार कर रही थी, तो आशा छत पर सोने के लिए नहीं आती। ये देखकर सुमित्रा को बेचैनी होने लगती है। वो आशा के घर जाती है और पूछती है, क्या बात है बहू, आज तेरा पड़ोसन की छत पर सोने वाला ससुराल छत पर सोने के लिए नहीं आया है? मैं कब से चाय बनवा कर आशा का इंतजार कर रही थी, न तू आई न फिर आशा आई। आंटी, हमें समझ में आ गया कि आप हमसे परेशान हो रही थी। दरअसल प्रदीप जी और मैंने खुलकर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने उन्हें ये बोला है कि मैंने आपसे ऐसा बोला है कि मुझे उनके साथ में समय नहीं मिल पाता, जबकि मेरी तो आपसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तब मुझे बुरा लगा, इसलिए जितना हो सकेगा हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब आपको परेशान नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे सुमित्रा को महिमा के परिवार की आदत लग गई थी, सुमित्रा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी थी। वो कहती है, बहू ये बात सच है कि धीरे धीरे हर किसी को नए माहौल में ढलने में समय लगता है। जैसे तुझे गांव से शहर आकर इस माहौल में ढलने में समय लगा, ऐसे ही तुम लोगों को अचानक मेरे घर जाकर सोना मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन अब जब तुम नहीं आए तो मुझे और ज्यादा अजीब लगने लगा। इसीलिए मैं तुम तीनों को लेने के लिए आई हूँ। अपनी पड़ोसन की छत पर सोने वाले परिवार को तैयार करो और सारे एक साथ मिलकर सोएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। सुमित्रा बुरी नहीं थी, अगर उसे किसी चीज से दिक्कत थी तो उसे उस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए सुमित्रा अपनी झूठ के लिए सब लोगों से माफी मांगती है और उसके बाद में पूरा परिवार फिर से साथ में मिलकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। और जब तक गर्मी का प्रकोप ऐसे ही जारी रहता है, सभी लोग ऐसे ही छत पर एक साथ सोते हैं। रिया, जल्दी मेरा सामान पैक करा दो, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ओफो राज, तुमसे एक बैग तक पैक नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी सारी तैयारी कर दी खाने पीने की। अरे यार रिया, क्यों गुस्सा कर रही हो? इतने दिन में तो आया था और अब जा रहा हूँ। कम से कम अब तो प्यार से बात कर लो यार मुझसे। इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है कि आप जा रहे हैं। आप यहीं कहीं पास में कोई नौकरी देख लो ना राज, चाहे कम इनकम हो, कम से कम हम साथ तो रहेंगे। हम लोगों को ऐसे दूर दूर तो नहीं रहना पड़ेगा। अरे यार रिया, तुम भी ना बच्चों वाली बात करती हो यार। तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ, ताकि हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और वैसे भी मैं महीने में तो एक बार आ ही जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए, फिर क्यों चिंता कर रही हो? जानते हो, एक महीना भी एक साल जैसा लगता है। तुमको पता भी ऐसे कैसे कटा है दिन मेरा। अरे बाबा, आप जाने भी दोगी या ऐसी बातें करती रहोगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन ही मिस हो जाए। अच्छा ठीक है, तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट कर आने की कोशिश करना। और हाँ रिया, माँ बाबू जी का ऐसे ही ध्यान रखना जैसे रखते आई हो, किसी चीज की कमी ना हो उनको। अरे बाबा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और इसके बाद राज दिल्ली के लिए निकल जाता है। राज दिल्ली में एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से राज उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी रिया को उनके पास छोड़ा हुआ था। रिया और राज की मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। रिया दिल्ली की रहने वाली थी, जो थोड़ी मॉडल टाइप की थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल चंडीगढ़ आ गई। अब वो अपने सास ससुर के साथ वहीं रहती थी। राज महीने में एक चक्कर लगा जाता था। एक रोज, बहू चाय ले आ, चाय का समय हो रहा है। माँ जी ला रही हूँ चाय। थोड़ी देर बाद रिया चाय ले आती है। दोनों चाय पीते हैं तो अरे विमला, बहू ने चाय में मिठाई नहीं डाला है? फीकी लग रही है चाय पीने में। और न नाश्ते में कुछ लेकर आई वो आज? अरे बहुत काम होते हैं घर में, भूल गई हो कि मैं ही ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर खाने के लिए विमला रिया को आवाज लगाती है, बहू बहू कहाँ हो, जरा खाना तो लगा दो। रिया अपने कमरे में आराम से लेटी रहती है और अपनी सास की आवाज जानबूझकर नहीं सुनती और कानों पर तकिया लगाकर लेट जाती है। पर विमला की बार बार आवाज लगाने से रिया तंग आ जाती है। फिर उठकर झुंझलाहट में उनको खाना देकर आती है। लीजिए, लगा दिया खाना, खा लो आप, लेकिन मेरी जान मत खाओ। बहू कहाँ थी, मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी। माँ जी जब आवाज नहीं आई थी तो खुद ही ले लेती, इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत थी? सो रही थी मैं, कम से कम थोड़ी देर चैन से तो आराम करने दीजिए। बहू मुझे नहीं पता था कि तुम आराम कर रही हो, नहीं तो मैं खुद ही ले लेती। बहू तुम खाना खाकर सो जाओ, अब बर्तन मैं धो लूंगी। नहीं बता दो, कुछ और भी चाहिए तो फिर बाद में टेंटे मत करना। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। फिर एक दिन रिया डिनर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और मोबाइल देखने लगती है। कुछ देर बाद, विमला बहू को खाना लगाने को तो बोल दो, मुझे अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। 9 बज गए हैं, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई है। जी अभी बोलती हूँ बहू को। विमला बहू को नीचे से आवाज लगाती है, पर रिया आज एक नहीं सुनती और हेडफोन लगाकर अपने रूम में फोन पर गाने सुन रही होती है। फिर थक हार कर विमला को खुद ही ऊपर जाना पड़ता है खाना लाने के लिए। लगता है बहू सो गई है, मैं ही धीरे धीरे जाकर लाती हूँ खाना।
और फिर जैसे जैसे विमला ऊपर जाकर देखती है तो रिया हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और खुद खाना खा रही थी। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विमला कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना लेकर ऊपर से आने लगती है। लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं और हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। साथ ही बूढ़ी विमला का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आ बचाओ! अरे अरे विमला गिर गई। अरे बहू बहू जल्दी नीचे आओ, विमला गिर गई। पर जब तक रिया नीचे आती है बहुत देर हो चुकी थी। विमला की मौत हो जाती है, जिससे अब रमेश अकेला रह जाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन राज दिल्ली से अपने घर चंडीगढ़ आए। रिया खाना लगा दो बाबूजी, और मुझे जल्दी से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ राज, बस खाना रेडी है, आप फ्रेश होकर आइए, इतने में लगाती हूँ। राज ऊपर से आ जाता है और रिया टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बाबूजी लीजिए ना, थोड़ी दाल और लीजिए, आपके लिए बनाई थी, आपको इसे पचाने में आसानी होगी। नहीं, इच्छा नहीं है। बाबूजी लीजिए ना, रिया कितने प्यार से आपको खाना खिला रही है, ले लीजिए ना थोड़ी दाल और, रिया के कहने से। रमेश मन ही मन सोचता है, राज के सामने बहू समय पर खाना परोसती है और ऐसे ये खाना डालकर भी नहीं देती। काश उस दिन ये विमला की आवाज सुन लेती तो आज मेरी विमला भी जिंदा होती। राज बाबूजी को कमरे में ले जाता है और उनके पैरों की मालिश करता है। फिर बाबूजी सो जाते हैं। बाद में राज भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह राज के दिल्ली जाने का समय हो जाता है। रिया अब मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम बाबूजी का ध्यान रखना। माँ तो रही नहीं, बस अब मेरा सहारा बाबूजी है। अरे राज, आप क्यों फिक्र करते हो? बाबूजी ने आपसे कभी ये बोला कि मैं उनकी सेवा नहीं करती आपके जाने के बाद? नहीं रिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान रखना, किसी चीज की कमी ना हो, और डॉक्टर के यहाँ टाइम से ले जाया करना। अरे राज बेटा, क्यों बहू पर गुस्सा हो रहे हो? अरे बहू ध्यान रखती है मेरा, तो फिक्र मत कर। राज दिल्ली चला जाता है और फिर रिया बाबूजी का 2-3 दिन तो अच्छे से ध्यान रखती है और फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाती है। और फिर एक दिन रमेश रिया को खाना लाने के लिए बोलता है। बहू खाना लगा दो। ऐसे ही तो वो बुढ़िया चली गई आवाज मारते मारते, एक दिन ये भी चला जाएगा। और ये कहकर फोन में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती है, इस बूढ़ी ने तो खून पी कर रखा है मेरा, चिल्लाने देती हूँ, कब तक चिल्लाएगा, आज मैं भी देखती हूँ इसको। और ऐसा कहकर फोन में लग जाती है। फिर रमेश धीरे धीरे कदम रखकर ऊपर आ जाता है और रसोई से खुद खाना निकालने लगता है और उसके हाथ कांपते रहते हैं और सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिस कारण रिया अंदर से चिल्लाती हुई आती है। ये सब क्या है बाबूजी? सारी रसोई गंदी कर दी, कौन साफ करेगा इसको? आपकी धर्मपत्नी तो भगवान को प्यारी हो गई, खाना भी ठीक से नहीं निकालना आता, पूरे दिन सर में दर्द करके रखा हुआ होता है मेरा। बहू मैंने आवाज लगाई थी तुमको, पर तुमने नहीं सुनी। क्या करता, खुद लेने ऊपर आ गया। कैसा समय आ गया है। बचपन में तो माँ रखती थी खाना, फिर शादी के बाद पत्नी करती थी, और अब जब बहू का नंबर आया तो बुढ़ापे में लाचार होकर खुद को ही परोसना पड़ रहा है खाना। हाँ, नहीं सुनी आपकी बात तो क्या कर लोगे? अपने बेटे राज से मेरी शिकायत करोगे? जाओ कर देना, राज भरोसा भी नहीं करेगा तुम पर, क्योंकि राज को पता ही नहीं मैं कैसी हूँ। इस बात से अनजान रिया की ये सब बातें नीचे खड़ा होकर राज सुन रहा था। वो गुस्से में ऊपर आया। रिया बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म, आज मुझे भी पता चल गया कि तुम कैसी हो। रिया राज को देखकर हक्की बक्की हो जाती है और रिया के फेस का रंग ही उड़ जाता है और रिया डर जाती है। उसकी असलियत राज के सामने आ जाती है। राज, तुम यहाँ, तुम तो दिल्ली गए थे ना? और राज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। गया था मैं दिल्ली, पर मुझे बाबूजी ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, जो तुमने माँ के साथ किया और अब बाबूजी के साथ कर रही थी। मेरी बात तो सुनो राज, मैं ऐसी नहीं हूँ। सुनो तो राज, पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस करो रिया, मैंने खुद तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनी है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। राज ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। राज पुलिस बुला लेता है और रिया को अपने माँ बाबूजी के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में अंदर करवा देता है। रिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देती है। और कुछ दिन बाद राज अपने पिता को अपने साथ दिल्ली ले जाता है। बाबूजी आप मेरे साथ दिल्ली चलो, और आप यहाँ अकेले नहीं रहोगे, मैं आपको अब अपने साथ ही रखूंगा। फिर राज रमेश को अपने साथ दिल्ली ले जाता है और कुछ टाइम तक खुद अपने पिता की सेवा करता है। और थोड़े दिन बाद प्रिया नाम की लड़की उसके पड़ोस में ही रहती थी। वो अक्सर राज के ऑफिस जाने पर उसके घर आकर उसके बाबूजी का खूब ख्याल रखती, साथ ही उसके घर को भी अच्छे से साफ करके रखती। रमेश को प्रिया पसंद आ गई और उसने राज को उससे शादी करने के लिए मना लिया। प्रिया पारंपरिक और संस्कारी लड़की है राज, वो इस घर के लिए एकदम सही है। मेरी मानो तो जिंदगी में आगे बढ़ो और उससे शादी कर लो। राज ने प्रिया से शादी कर ली और कुछ समय बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है, जिससे अब उनका परिवार पूरा होता है और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे।